नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। जर्नलिस्ट कट में आज मेरे साथ सज्जाद अनवर साहब मौजूद हैं। सत्तार खान साहब नागुज़ीर वजूहात की बिना पर हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। वो कहाँ हैं? जहाँ से आप हमें अपनी खबर नहीं आती उस तरह की कोई जगह है। मैंने फ़ोन किया था उनको, लेकिन उन्होंने फिर मुझे कॉल बैक की, लेकिन हमारी बात नहीं हो सकी। कुछ इंटरनेट के मसाइल थे। अलबत्ता कुछ बड़ी खबरें हैं सज्जाद साहब। सबसे पहले तो आपको पता है कि मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ी ख़बर है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा पाकिस्तान में ज़ाहिर है जंग चल रही है, तो ज़्यादातर लोगों की तवज्जो उस तरफ है। लेकिन इमरान खान साहब के जो साहिबज़ादे हैं, कासिम खान साहब, उन्होंने कल एक यूएनएचसीआर की कोई मीटिंग थी और वहाँ पर उन्होंने बात की है, जिसके ऊपर एक अच्छी खासी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान का ख़त्म करवाने की कोशिश की है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, उन्होंने ये बात नहीं की। कुछ और बातें उन्होंने ज़रूर की हैं, लेकिन ये बात नहीं की। उसके ऊपर हम आपसे आपका लेंगे तज्ज़िया। साथ-साथ जो है वो ईरान की और अमेरिका की जंग के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे, जिसमें इस वक्त एग्ज़ैक्टली क्या सिचुएशन है, अमेरिका क्या चाहता है, कोई मीडिएशन हो रही है, नहीं हो रही है। इंडिया को काफ़ी तकलीफ़ है इस बात से, और अब तो उनके जो एस जयशंकर साहब, जो उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो सरबराह हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी जानिब से भी जो है वो इस किस्म की मतलब गालम गलोच शुरू हो गई है। न हकीकतन गालम गलोच शुरू हो गई है, बदतमीज़ी, गालियाँ चल रही हैं। तो इसके हवाले से जो है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले सर इमरान खान साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। यूएनएचसीआर की एक मीटिंग थी, जिसमें इमरान खान के जो साहिबज़ादे हैं, कासिम खान, बड़े वही हैं मेरा ख़्याल है, और साथ जुल्फ़ी बुखारी साहब थे। पीटीआई की तरफ से वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो दोनों गए और वहाँ पर उन्होंने, और जो प्रोग्राम है उसके अंदर जीएसपी प्लस स्टेटस के ही, उसकी अगर आप पढ़ेंगे जाके तो उसमें लिखा हुआ है कि ये जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, और पाकिस्तान की जो कमिटमेंट्स हैं और जो वायलेशंस हैं और जो पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स की अब्यूजेस हैं, उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। यूएनएचआरसी, वहाँ पर उन्होंने तकरीर भी की, और भी बहुत सारे लोगों ने तकरीर की। वहाँ पर जो लोगों का वहाँ पर बैठे हुए थे, वो भी बड़े स्ट्रेंज किस्म की उनकी प्रोफाइल्स हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ पर बलोच नेशनल मूवमेंट के एक साहब हैं, वो समथिंग बलोच, वो वहाँ पर मौजूद थे, और उनकी जानिब से भी तकरीर जो की गई। साथ वहाँ पर एक आरिफ अजाकिया साहब हैं, आजाकिया, ये एमक्यूएम से ताल्लुक़ था इनका। लेकिन 2017 से जो है वो, या 16 से, जब ये एमक्यूएम से बिल्कुल ये कुटी हो गई हमारी रियासत की, उस वक्त से उनकी काफ़ी जो है वो अल्ताफ़ ग्रुप है। लेकिन नहीं, वो उससे आगे हैं। वो अखंड भारत के हक़ में हैं। वो बाबरी मस्जिद की जगह एक मंदिर कायम करने के हक़ में हैं। वो गज़ा को ख़त्म करके उसकी जगह इसराइल का कब्ज़ा करवाने के हक़ में हैं। तो वो एक वो बीजेपी हैं, वो अब एमक्यूएम का अल्ताफ़ ग्रुप नहीं है। तो ज़रा बताइएगा कि इस पर आपका क्या तज्ज़िया है? देखें, ये इन्होंने अपने पाँव पे ना कुल्हाड़ी मार ली। एक जो डिप्लोमेसी चल रही थी ना कि इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ मिल जाए, इतने अरसे से बहनों से मुलाकात करवाई गई, कुछ अरसे के बाद फिर इनके साथ टेलीफोनिक बेटों के साथ, दोनों के साथ गुफ्तगू करवाई गई। लेकिन जो ख़बरें सामने आ रही हैं, ये जो उन्होंने सारी डिप्लोमेसी शुरू की हुई है यूरोप में, उसके बाद कुछ चीज़ें जब चेक की गई तो पता ये चला कि जब टेलीफोन पे बात करवाई गई इन दोनों साहबजादों से, तो वो होता है ना कि एक उदासी है, वालिद साहब से मुलाकात नहीं हुई इतना अरसा, कुछ ज़ाती बातें, आपकी सेहत कैसी है, आप को तंग तो नहीं किया जा रहा, हम उदास हैं, हम मिलना चाहते हैं, क्या रास्ता निकाल लें, इस पे बात बिल्कुल नहीं हुई। बात क्या हुई? उन्होंने पूछा, डैडी आप कैसे? उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये करो कि वहाँ पे यूरोप में सबको, वो जुल्फ़ी को फ़लाँ को लो, साथ अमेरिका में फ़लाँ है, बरतानिया में फ़लाँ बंदा है, उनके साथ रीग्रुप करो, कनेक्ट करो, उधर से कोशिश करो। इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, उधर से ही कुछ प्रेशर आएगा तो मेरे साथ कुछ नरमी होगी, आप ये करो। अब ये जो नौजवान है कासिम, वो तो अपने फादर की जो उसको गाइडलाइन मिली उसके मुताबिक वो कर रहा है, लेकिन इससे कुछ सवालात पैदा हुए हैं। पहला सवाल ये पैदा हुआ है कि जिस जगह पे आप बैठे हैं वहाँ पे ना सिर्फ आपने वो जिक्र किया उसका बीएलए का, बीएनएम का, जो एक बलोची वहाँ पे मौजूद हैं। दूसरे जो अभी की खबरें हैं वो अफ़गान
जो रिफ्यूजीज़ थे जो यूरोप में गए हुए थे या जो मुख्तलिफ़ जगह पे बैठे हुए थे, उनके कुछ चुनिंदा लोग भी जो हैं वो जाके वहाँ पे तालिबान के हक़ में एक तरह से और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी एक लॉबिंग कर रहे हैं। यानी अफ़गान कनेक्शन भी वहाँ पे है, बलोच कनेक्शन भी वहाँ पे है और उनके साथ जुड़ गया आपका भारत कनेक्शन। इंडिया तो इस सारी तस्वीर के नहीं पीछे वो है। आरिफ अजाकिया का जो मैंने जिक्र वो किया हाँ इसी- वो इंडियन कनेक्शन। अब ये उस स्टेज पे जाके पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं कि जीएसपी प्लस की कहानी उसी तरह की कहानी है जैसे किसी वक्त कहा गया था कि आईएमएफ पाकिस्तान को पैसे ना दे, हम ये सूबे जो हैं इस पे इन एग्रीमेंट नहीं है, फिर ख़त लिखाए गए, फिर ये कहा गया मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, फिर तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अगर देखा जाए तो अगर इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनका मामला रिजॉल्व हो तो वो पाकिस्तान में होगा। बाहर के लोग जो कोशिश कर सकते हैं इनके लिए वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि वो इस हुकूमत को कहें कि यार इसके साथ नरमी करो या इसको ज़रा बाहर भेज दो या कुछ इसके बाहर भी नहीं देखें, ये वहाँ पर जाके बात करते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, वो कहेंगे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट खत्म कर दो, वो कहेंगे जी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब जिस तरह की ये एग्जेजरेट करके चीज़ें बताते हैं वो कहते हैं ये ख़त्म कर दो बस। अच्छा, और उनके कहने पे नो डाउट इसको कोई माने या ना माने, उनके कहने पे कई दफ़ा नरमी भी हुई है इनके साथ। अच्छा, लेकिन अब वो भी तंग आ गए। वो इनकी कौन सी बात, जब आप एक बंदे को जाके एक झूठी बात बताते हो कि उनके साथ ये हो रहा है, जब वो चेक करते हैं, जब उनके डिप्लोमेट भी कुछ मिले, उन्होंने जो हालात देखे, कहा जाता है जी जहर दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सेहत ठीक नहीं है, आंखें ख़राब हो गई, जब वो देखते हैं कि वो सब कुछ ठीक है और मामला ये है कि कोर्ट में है, डिप्लोमेट क्या कर सकते हैं, बाहर की दुनिया क्या कर सकती है। अगर आपने कोई रास्ता निकालना है तो आपको ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। जी ऐसा ही है। पाकिस्तान के साथ लड़ के नहीं आप जीत सकते इस जंग को, कोई भी नहीं जीत सका अब तक। और दूसरी बात ये है कि ये मैंने देखा कि वहाँ पे ये आज मामला रुकना नहीं है। ये जो जिनेवा में ये जो हो रही है ना UNHRC, कल भी कोई मीटिंग हो रही है वहाँ पे, ये जो पैरेलल मीटिंग्स हो रही हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अच्छी खासी फंडिंग भी वहाँ मौजूद है और वो ज़ोर लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को डिफेम किया जाए। लेकिन अब उन बेचारों को क्या पता कि अमेरिका जो कि इन सारे सिस्टम्स को चला रहा है वो तो भीख मांग रहा है पाकिस्तान से कि यार ये हमारी मीडिएशन करा दो। वो इतनी हाई प्रोफाइल गेम पे चले गए आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब, तो वो छोटी मोटी ब्लैकमेलिंग जो है वो बेकार है, सिवाय इसके कि ये अपना चेहरा खुद ख़राब कर रहे हैं। ये जुल्फी बुखारी के ऊपर भी आज किसी ने तो रेड मार्क लगा दिया होगा ना कि ये कौन है बंदा। ये आज मुराद सईद जो है उसकी सीट भी उन्होंने खाली करवा दी है। तो ये अपने लिए एक सियासी मसाइल। अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो वहाँ पर एजाज़ अहमद साहब ने उनसे सवाल पूछा कि जी ये पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा है, आप इसके ऊपर क्या कहेंगी। तो उन्होंने कहा कि अगर ये मीडिएशन पाकिस्तान करवा रहा है तो इसका मतलब है ये सारा ड्रामा था, जंग हो ही नहीं रही। जो उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बारे में भी उन्होंने कहा था कि जंग नहीं हो रही। यहाँ पर वो एक दूसरे का कोई खरबों डॉलर का नुकसान कर चुके हैं लेकिन जंग नहीं। दुनिया सारी चीख रही है कि हमारा ऑयल जो है वो ऑयल सप्लाई खत्म हो गई है। यूरोप कह रहा है इस जंग को बंद करो। हाँ, लेकिन वो अमेरिका पीछे हटना चाह रहा है। इंडिया में LPG नहीं मिल रही, पाकिस्तान में राशनिंग हो रही है कि और उनके लिए जंग नहीं हो रही। लेकिन आपको पता है ना कि आपके जो PTI के सपोर्टर्स हैं वो आज भी यही कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में जंग नहीं हुई थी। कहते हैं ये नूरा कुश्ती थी, ये आपस में ऐसे एक दूसरे के साथ लगे हुए थे। तो उन्होंने अब ये बात की है तो देखते हैं कि अब इसको कोई सीरियसली लेते हैं लोग या नहीं लेते। मेरा नहीं ख्याल कि लेंगे। अभी एक साहब ने पोस्ट लगाई कि ईरान ने कहा है कि ये अगर ये मीडिएशन कामयाब करवानी है ना तो इमरान खान बीच में होना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, तो किसी ने लिखा उस पोस्ट पे कि इमरान खान अपनी तो मीडिएशन करवा नहीं सका अब तक उसने ईरान और अमेरिका की मीडिएशन क्या करवानी। फेसबुक पर लिखा हुआ था कि इमरान खान अगर होता तो वो क्या करता। तो एक साहब ने उनको नीचे आके जवाब दिया कि वो ट्रंप को ये बताता कि ये जंग अमेरिका के मफाद में नहीं है। तो मैंने कहा ये बात तो उसको पेंटागन ने भी कही थी, इमरान खान की वो क्यों मानता। उसका एडवाइजर जो है वो नहीं, तो उसने आगे से मुझे जवाब दिया कि आपने सवाल ये किया है कि इमरान खान क्या करता, मैंने बता दिया। ट्रंप तो वही करता जो उसने किया है।
एग्जैक्टली। बहरहाल अगली खबर की तरफ सर चलते हैं। जंग का कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ जो है वो ट्रूप्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से मरीन जो है वो उतर रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, और ये भी कहा गया है, आज अल जज़ीरा की खबर है जिसके मुताबिक, CNN की खबर है जिसके अंदर उन्होंने, अमरीकियों ने ये दावा किया है कि हमारे पास मिडिल ईस्ट के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर स्टेशन तकरीबन 50,000 ट्रूप्स मौजूद हैं। अब उनमें से कितने कॉम्बैट ट्रूप्स हैं, कितने वाकई जो है वो कॉम्बैट ट्रूप्स कितने हैं और नॉन कॉम्बैटेंट कितने हैं, वो हमें नहीं पता। एट द सेम टाइम एक जो है वो मीडिएशन भी जारी है और बातचीत उसको अब तो अब्बास आरागची और पाकिस्तान में जो ईरान के सफ़ीर हैं वो भी कंफर्म कर चुके हैं, क्योंकि पहले जो खबरें आ रही थी वो हाईएस्ट इरानियन ऑफिशियल ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी ये लिखा हुआ आ रहा था। अब उन्होंने नाम लेकर नहीं, बता अब दिया तो कि कहाँ से दोनों तरफ से तस्दीक हो गई है। दोनों तरफ से तस्दीक हो गई है। मगर ये जंग के माहौल में भी सब बात हो रही है, किस तरफ जा रही है बात? देखिए, इसके दो हिस्से हैं। एक स्ट्रेटेजिक हिस्सा है जो कि अमेरिका और इज़राइल की जो प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में, वो उसकी बका का सवाल है, एक नंबर 1। ठीक। नंबर 2, दुनिया की इकॉनमी जो बर्बाद हो रही है और जिसका भी सारा अजाब जो अमेरिका के डॉलर पे, पेट्रो डॉलर पे पड़ने जा रहा है आने वाले वक्त में, एक सवाल वो है। अब ये ट्रंप साहब जो है ना, इन दोनों सवालों के दरमियान में अटके हुए हैं। जब एक लॉबी उनको बात करती है कि जंग बंद करवाएं, तो वो कहते हैं कि यार ये जंग मैंने तो शुरू नहीं करवाई थी, फलाने एडवाइज़र ने कहा था, जो प्रोजेक्शन दिखाई गई थी वो। जब वो ज़रा सा पीछे हटने की कोशिश करते हैं, तो जो ज़ायनिस्ट लॉबी है या जो प्रो वार लॉबी है, वो जब उससे बात करती तो वो कहता है नहीं, मैं तो ईरान पे कब्ज़ा करके छोड़ूंगा। तो ये जो पैराडॉक्स है ट्रंप की, ये बुनियादी तौर पे इन दो लॉबीज़ के दरमियान वो उलझा हुआ है। पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि देखें, अमरीकियों का प्लान यही था, अमरीकी कोई लंबी जंग लड़ने के मूड में नहीं है। ऐसा ही उनका जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया था, उनका ये ख्याल था कि 4-5 दिन में हम इनके मेन वो जो डीकैपिटेशन कैंपेन थी, इनके सारी लीडर मार देंगे, उसके बाद लोग निकल आएंगे, एक तब्दीली आ जाएगी, हम कहेंगे हम जीत गए। वो हुआ नहीं। वो यहाँ पे जितने भी लोग मार देंगे, वो ईरान एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, वो 5,000 साल उनकी पुरानी तारीख़ है वो, और फिर उनके पास जो डेप्थ है जो इसकी मिसाइल्स की और ड्रोन्स की, वो लोगों की तवक्कुआत से ज़्यादा है जी। कुछ लोग कहते थे 2 महीने, कोई 3 महीने, कोई 6 महीने की, कोई साल की बात कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी जो प्रोडक्शन थी वो हाउस होल्ड जैसे काम हो रहा होता है ना, उसी तरह से उन्होंने मिसाइल बनवाए हैं। ख़वातीन भी शामिल है उसमें, मर्द भी शामिल है, तो उनकी कॉटेज इंडस्ट्री बन गई, वो एक तरह से कॉटेज इंडस्ट्री बन गई उनकी। तो वो जिस तरीके से, और दूसरी बात ये है कि ईरान ने सबसे बड़ी जो तमाशा किया है ना, वो अमरीकी उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अमरीकियों का ख्याल था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इजराइल पे मिसाइल मारेंगे और हमारे बैरी बेड़ों पे मारेंगे, हम इसको तबाह कर देंगे ईरान को। जो उन्होंने ये किया है ना कि इनके जो जितने फाइनेंशियल हब थे ना, यूएई में, सऊदी अरब में, कुवैत में, बहरीन में, जहाँ जहाँ पे इनके बैंकिंग सिस्टम थे अमरीकियों के, जहाँ जहाँ पे इनके मालियाती अदारे थे, जहाँ जहाँ पे इनकी स्टॉक्स थी, स्टॉक एक्सचेंज, उन्होंने डायरेक्ट वहाँ पे हिट किया जी। फिर दूसरा उन्होंने किया कि इन सारे खलीजी मुल्कों की जो रिफाइनरीज हैं उनको हिट किया जी। फिर उन्होंने ये जो आपनाए हरमज़ को रोका, और स्टार्ट भी उन्होंने किया था एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को। ईरान सबसे पहले स्टार्ट उन्होंने किया, अमेरिका और इसराइल ने किया। हाँ, उन्होंने फिर जवाबन सिर्फ इसराइल को नहीं अटैक किया, उन्होंने इन सबको अटैक किया। और इन अरब मुल्कों को भी समझ आया कि अगर फॉर दैट मैटर वो जितनी मर्जी कसर बात कर ले, सऊदी अरब बात कर ले, लेकिन उनको समझ आए। यूएई ने 4 दिन पहले कहा था कि हमारी बड़ी खाल मोटी और ये वो, तो आज फिर ठोक दिया उन्होंने उस खाल के ऊपर। तो बुनियादी सवाल ये है कि जब तक रियलाइजेशन नहीं होगी ना सारी दुनिया को, मैं अरबों की बात इसलिए नहीं करता कि अरबों में वो ताकत नहीं है कि वो जाके अमरीकियों को कहें कि जंग रोक लें, लेकिन जब लोगों के घरों में पेट्रोल नहीं जाएगा, गाड़ियों में पेट्रोल नहीं होगा, गैस नहीं होगी, पेट्रोल नहीं होगा, ज़िंदगी जो है शट डाउन होनी शुरू हो जाएगी, बिजली नहीं होगी, जो कि तो फिर अल्टीमेटली ये प्रेशर आएगा इस जंग को रोका जाए। और इस जंग को देखें आप, अरबों की आपने बात की है, आखिरकार इस जंग को अमरीकियों ने, आखिरी जुमला, अनफिनिश छोड़ के जानी पड़ेगी। मुझे यही डर है कि अनफिनिश छोड़कर जाएंगे तो फिर दोबारा फिनिश करने ना आ जाए। लेकिन चले, असल सवाल ये है कि
अरबों का कल रात को भी एक स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने जारी किया है, जिसमें उन्होंने 6 ममालिक का वो ज़िक्र कर रहे हैं। पहले उसमें पाकिस्तान और तुर्की भी शामिल होता था, इस वक्त जो है वो 6 ममालिक की बात हो रही है। 7 जो गल्फ़ ममालिक हैं उनमें से 6 की। बहरीन का वो नाम लेते हैं, सऊदी अरब है, उसके अंदर कतर है, कुवैत है, यूएई है और एक आधा मुल्क और है, कोई तो छोटा-मोटा होगा। वो आपको पता है ना, मिडल ईस्ट में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके ऊपर लाइन लगा के बतानी पड़ती है कि इधर मुल्क है। अब ये जो ममालिक है, उर्दन, अब ये जो ममालिक हैं इनके ऊपर भी हमले-शमले हो रहे हैं। आप इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो तब्दील होती जा रही हैं। कल बड़ी एक जो है ना वो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई कि सीएनएन के साथ जो है वो एक सऊदी ऑफिशियल जो हैं वो बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि ये जो कोशिशें हैं सऊदी अरब को ज़बरदस्ती घसीटने की, और न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ख़बर पब्लिश हुई है कि जी मोहम्मद बिन सलमान जो है वो जंग, उसने कहा कि ना तो हमने कहा था कि जंग शुरू करें, ना हम चाहते हैं कि ये प्रोलॉन्ग हो। लेकिन उसने आगे चलकर एक सवाल उससे जब हुआ कि अगर ईरान जो है वो जंग ख़त्म हो जाती है तो ईरान क्या करेगा? वो तो तगड़ा हो जाएगा और आप लोगों के लिए तो मसला होगा, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि इनकी मिसाइल कैपेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाए? तो उसने कहा बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। वो कहते हैं कि आप जंग जल्दी ख़त्म हो जाएगी तो ज़्यादा मसला नहीं होगा, थोड़ा-सा तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो उसने कहा बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। हम नहीं चाहते कि ईरान, हम चाहते हैं कि ईरान जो है वो एक नॉर्मल मुल्क बने, जो कि जिसके पास ये कैपेसिटी ना हो कि वो अपने इर्द-गिर्द के जो ममालिक हैं उन पर हमले कर सके। इससे लगता तो यही है कि सऊदी अरब चाहे जंग शुरू करवाना ना भी चाहता हो, मगर अब वो ये नहीं चाहेगा कि यार ये जंग ख़त्म हो जाए और ईरान खित्ते का चौधरी बन जाए। ठीक बात है कि सऊदी अरब हो या कुवैत हो, बहरीन हो, उनको भाई कुवैत बहरीन तो चले छोड़े ना उनको। नहीं, हाँ चलो सऊदी अरब ही उनकी उतनी स्टेक नहीं है इस जंग के हवाले से जितनी स्टेक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की है। मतलब अगर आपना हरमुज़ बंद हो जाता है, आज ईरान ने धमकी दे दी है, एक दूसरा जो यमन के नज़दीक एक आबी गुजर गया है, जी, बाबुल जो मंदब। बहरा अहमर और खलीज अदन से मिलाती है, बाबुल मंदब। जी। उन्होंने कहा हम ये भी बंद कर देंगे। ऑयल सप्लाई बंद होने से, गैस सप्लाई बंद होने से जो दुनिया में एक वबाल उठेगा वो अरब दुनिया की परेशानियों के अलावा है, वो नेतन्याहू की परेशानियों के अलावा है। और ईरान को भी कोई जल्दी नहीं है। ईरान ने कब कहा है? ईरान ने तो आज भी कहा है। ये जो पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, इसके बावजूद कि ईरानियों ने रिस्पेक्ट किया इस सारे मामले को और एक्नॉलेज किया कि बात हो रही है और तजावीज़ भी अमरीकियों की ली, लेकिन आज ही जो फ़ॉरेन ऑफिस की जो ईरानियन फ़ॉरेन ऑफिस की जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई है उसमें उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला बोला है। उन्होंने कहा कि सारे पड़ोसी मुल्क अमेरिका से दूर रहें। यानी उनका इशारा हो सकता है कि अरब ममालिक के लिए भी होगा, लेकिन वो बहरहाल अमेरिका वो कह रहे हैं कि ये जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते कि दोबारा अटैक नहीं होगा, हमारे हर जाना दिया जाएगा। और उसकी रीज़न ये है कि जो तमाम अरब ममालिक हैं वहाँ से अब पता ये चल रहा है कि आपको पता है कि खर्ग आइलैंड जो है वो बिल्कुल बॉर्डर पर लगता है, दरमियान में लगता है ईरान और कुवैत के। तो वहाँ पर जो है वो ट्रूप बिल्डअप हो रहा है कुवैत के अंदर, और ईरान जो है वो ये कह रहा है कि हमारी जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एक अरब मुल्क अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर हमारे एरिया के ऊपर ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसा मत करे वरना उसके साथ बहुत बुरा सलूक होगा। कुवैत को, आपको पता है कि कुवैत जो है वो बसरा का एक छोटा सा शहर था, बसरा सूबे का, उस में से काट के एक मुल्क बनाया हुआ है। उसकी जो मोनार्की है वो वाक़तन अगर अमेरिका ना हो तो 6 घंटे में ख़त्म हो सकती है। तो कुवैत को उन्होंने ये थ्रेट ज़रूर किया है। मीडिएशन की जो बात आप कर रहे हैं ना सर, अब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी सामने आ रही हैं। ये खर्क पे मैं बता दूं आपको कि अमेरिकियों का मुकम्मल प्लान है इस पे कब्ज़ा करने का सर, वो है, और वहाँ से वो ऑन बूट जाना चाह रहे हैं खर्क में। लेकिन ये जो खर्क है या उसके साथ जो एक पट्टी दूसरी है जो जहाँ पे कतर और ईरान की जो एनएलजी के रीप्रोसेसिंग इकट्ठी हो रही है, वहाँ पे भी अमेरिकियों का प्लान है कि वहाँ से भी। लेकिन फिर वही बात कि आप देखें खर्क में ये जाएंगे ऑन बूट चले जाते हैं या अपनी प्रेजेंस ले जाते हैं, वो डायरेक्ट मिसाइल मारेंगे। अच्छा, ईरान को अब ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनकी अपनी
अपनी भी एनर्जी के इश्यूज जो हैं होंगे या नहीं होंगे, वो कहते हैं कि ये देखिए दिस वे और दैट वे इस मामले को करना है। हाँ ना, तो ये वो भी तो अगर वो आइलैंड जो है वो अमेरिका ने ले लिया, हाँ, तो उनके पास तो नहीं रहा, तो ठीक है, तो फिर माइट एज वेल और आगे लगा दो वो उसको। जो जैसे बच्चे नहीं कहते कि अगर ये खिलौना मेरा नहीं है और खिलौने पे लड़ाई हो जाए, इसको तोड़ दो। नेपोलियन ने जब मॉस्को में घुसा ना, तो वो हैरान रह गया, क्योंकि मॉस्को के लोग जो थे वो पूरे मॉस्को को आग लगाकर मॉस्को से जा चुके थे, और उसकी जो फौजें थीं वो मॉस्को के अंदर घुसी, और उन्होंने जाकर देखा कि यहाँ हमारे पास ना रुकने की कोई जगह है, ना ना बैठने खाने की कोई के लिए जगह कोई है। जगह है, हाँ। क्योंकि तो पूरे दुश्मन मॉस्को, तो और जो दुश्मन है वो यहाँ से जा चुका अच्छा, रशिया की भी तो इसलिए बात करते हैं ना, आज तक जो रशियन रेजिलियंस है, जितने लोग मरे हैं आज तक, वो कहते हैं कि वहाँ का आम आदमी फौजी बन गया था। जी, ऐसे यानी ही। कि उन्होंने जो फॉर्मल मिलिट्री है उसके, इसी तरह ईरान है। ईरान के बारे में कितनी बदगुमानियाँ थी लोगों की, और हम भी ईरानी क्लर्जी को इतना पसंद नहीं करते, आपस की बात है, लेकिन वहाँ के लोग खड़े हो गए। जब आप किसी मुल्क पे अटैक करेंगे तो वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, और ये क्लर्जी की बात ही नहीं है, ये बात ये है कि ईरान के ऊपर हमला हुआ है और ईरान अपने आप को डिफेंड कर रहा है, चाहे वो क्लर्जी हो, चाहे सेक्युलर हो, चाहे नेशनलिस्ट हो, चाहे वो डिक्टेटर हो या डेमोक्रेसी हो, वो कोई भी बात हो, ईरान अपने आप को डिफेंड कर रहा है। हाँ बिल्कुल। अब हम जरा आ जाते हैं सर, भारत के जो वजीर खारजा हैं एस जयशंकर, जो कि विश्व गुरु थे कुछ अर्से पहले तक, और विश्व गुरु का मतलब होता है जी पूरी दुनिया का गुरु, विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का जो है ना वो गुरु है। वो गालिम गलोच पे उतर आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम उन मुल्कों में से नहीं है, भारत जो है वो जगहों के अंदर दलाली नहीं करने के लिए पैदा हुआ, हमारी डेस्टिनी जो है वो एक दलाल की नहीं है, खादिम रिजवी लेवल की लैंग्वेज है। ज़रा ये बताइएगा कि ये इतने सॉल्टी क्यों है, इनका क्या ले लिया किसी ने? इनकी जो सुबह शाम कवाली हो रही है ना इंडिया में, ख़ास तौर पे जो कांग्रेस कर रही है कि आपका विश्व गुरु किधर है, आप तो बिल्ली बन गए हो, आप इररेलेवेंट हो गए। पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, वो मेन सेंटर स्टेज पे है इस सारी गुफ्तगू करने के लिए, आप कहाँ पे हो? आप टैग हो गए हो इजराइल के साथ, आपने उनके बंदे मरवा दिए, सेलर्स मरवा दिए यहाँ पे। वो ईरान कह रहा है कि श्रीलंका का शुक्रिया अदा कर रहा है, और कह रहा है कि आपको फ्री में हम फ्यूल दे रहे हैं, और इंडिया के जहाज़ उन्होंने रोके हुए हैं। पाकिस्तान को वो सब उनके 2 जाने दिए गए हैं, और उनके 40 के करीब जहाज़ रोके हुए हैं अभी तक उन्होंने, और उसके ऊपर मौसूल भी बढ़ा दिया है, और जो इंश्योरेंस उनका वो डबल हो गया वहाँ पे उनका। तो ईरानियन जो है वो फिर भी मॉडरेट हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वहाँ का जो पैरेलल मीडिया है ना इंडिया का, वो लान तान कर रहा है मोदी को बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा जो कांग्रेस है वो इस सारी लड़ाई में, और जो मई में पाकिस्तान के साथ 25 में लड़ाई हुई उसके बाद से वो आज तक कह रहे हैं कि मोदी जो है ये इसकी कौन सी छवि है। वो कहते थे ना एक इंटरनेशनल छवि बन गई, उन्होंने कहा कौन सी छवि है इसकी, ये तो गीदड़ की तरह पीछे हटा हुआ है। वो इतने डेस्परेट हैं कि ये जो लफ्ज़ उसने बोला है, इससे आदमी पूछे कि वो जो गांधी सारी ज़िंदगी दुनिया के मसाइल रिजॉल्व करवाता रहा, वो दलाल था? ये नेहरू दलाल था जो कहता था हम नॉन अलाइनमेंट करेंगे, हम लोगों के दरमियान पीस की बात करेंगे, वो अमन की बात। मेरा सवाल ये है कि मोदी जी ये कह रहे थे कि मैंने रूस और यूक्रेन के दरमियान में जो है वो मीडिएशन करवानी है, मोदी जी दलाल हैं? तो दलाल हैं, और आज अगर इनको कोई मुंह नहीं लगा रहा, गांधी जी ने एक लेटर लिखा बरतानिया और के ये अवाम नॉन डिप्लोमेटिक गुफ्तगू है इसकी, ये बंदा जो है ये साउथ इंडिया का है, लोग इसके बारे में बड़े, इसको एक ये प्रोफेशनल एक डिप्लोमेट है, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुका है, इसको शर्म आनी चाहिए इस तरह का लफ्ज़ बोलते हुए। इसके अपने सर एक दफ़ा जब आप इस तरह की पार्टी में चले गए ना, फिर आपको पता है जेडी वैंस जो है वो बड़ा अगेंस्ट था ट्रंप के। अभी वो क्या कहता है, वो ट्रंप को कहता है जी आप तो भगवान है हमारे। ज़ाहिर है ये सलमान अकरम राजा भी पॉलिटिकल ये जो पॉलिटिकल वो होती है एक। हाँ, सलमान अकरम राजा वो हमारे सामने कहता था यार, वो शफकत महमूद साहब कहते थे, वो आर्टिकल लिखते थे कि ये तालिबान खान है इमरान खान, तो बाद में उसकी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बन गया था। तो ये बदकिस्मती है, ये सियासी जो मैं इस दुआ के साथ जो है वो इस प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूँगा कि अल्लाह 2029 में भी मोदी जी को जो है वो फतह से हमकिनार करे। सजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मोदी की तो शिकस्त लिखी हुई है,
मोदी जो है सर, वो हम बीजेपी प्रार्थना, बीजेपी सरवाइव कर सकती है इंडियन पॉलिटिक्स में, मोदी अब नहीं कर सकता। मोदी प्रार्थना जो है ना वो बार कुछ भी बार डिस्क्रेडिट हो हमारा रहा तो है। ये ईमान ये है। जो अभी उसने किया है ना, पूरा इंडिया एहतजाज कर रहा है। जो उसने कहा कि इंडिया मेरी मदरलैंड है और इजराइल मेरा फादरलैंड है। नहीं, कोई तो इंडिया नहीं एहतजाज कर रहा। नहीं, उन्होंने कहा पार्लियामेंट में कहा कि ये इजरायली कब से पुरखे हो गए आप लोगों के। नहीं, वो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कर रही है, ओपोजिशन कर रही है। इंडिया खुश है फादरलैंड में सर। नहीं, 250 मेंबर हैं यार उसके कांग्रेस के वहाँ पे, हुआ करे। और कई स्टेट्स में उसकी हुकूमत है, और वो अपोजिशन जो है वो भाई पूरा इंडिया नहीं कह सकते आप। नहीं, इंडिया देखो सर, मैं तो देखें, मैं तो दुआ सरकार जो होती है ना, मैं वो तो ठीक है। प्रार्थना कर रहा हूँ। अब ऊपर वाला आप पता नहीं सुनेगा। क्यों प्रार्थना करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि एस जयशंकर जो है वो उनका एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर रहे। मैं चाहता हूँ कि मोदी जी उनके प्राइम मिनिस्टर रहें। मैं तो यही चाहूँगा ना कि सर आप हर जो वो हमारे चीज़ लिए बेहतर है। आप हर वो चीज़ जाना चाहते हैं जो नहीं होनी अब सर, आने दुआ वाले तो कर वक्त में। मैं फिर वही कहूँगा, चलें, आप दुआ करते रहें। मैं दुआ तो ज़रूर करूँगा ना। ठीक है। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा आपने देखा, आपको उम्मीद है कि पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से अली वारसी को सजाद अनवर साहब को इजाज़त दीजिए। आता।